Hello everyone, myself Satyapriya Dwivedi and I welcome you all to our channel Graduate Yourself. Today here I am going to teach you history. I am student of University of Allahabad. So in the name of my teachers, I am going to start my today's lecture. This lecture is the segment of series Talks of Historiography with Historians. मैंने इस लेक्चर में काफ़ी अपना एफर्ट लगाया है और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लेक्चर के एंड तक बने रहेंगे और काफ़ी कुछ नया सीखेंगे, हिस्ट्री का एक नया एंगल समझेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू द इंट्रोडक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to discuss with you the reasons behind the imperialism. So the reasons were Renaissance and Ottoman War in Europe. Then we come to imperialism, and after that we will discuss on colonialism and its ideology. Fifth point, we will discuss major forms of imperialism and then causes of imperialism. After that, impacts of imperialism in the world. Then we will discuss the imperialism in India and introduction of imperialism in India. Second last point, outcomes of imperialism in India, and the last point, some Orientalist historians. So let's start the topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है imperialism and colonialism. So let's first start with imperialism. Imperialism की हिंदी होती है साम्राज्यवाद। तो ये एक फिलॉसफी या आइडिया है जो कि वीकर कंट्रीज या वीकर नेशन के ऊपर डोमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है टू रूल दैट कंट्री बाय द हेल्प ऑफ आर्मी। मुख्यतः सैन्य ताकत के बल पर साम्राज्यवाद की स्थापना की जाती है। साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म के कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल। अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो ये चारों के चारों फॉर्म हमारे इंडिया में उसने इंट्रोड्यूस किए थे। अगर हम इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग बात करें, इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया ने कल्चरल इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया था। अशोक हो या चोला किंग्स हो जो इंडोनेशिया, फिलीपींस, जावा, सुमात्रा, ये सब जगहों पे, कंबोडिया में, तो ये सब जगहों पे जो आज भी हमें हिंदू टेम्पल्स मिलते हैं, तो इसका रीज़न यही था कि हमने कल्चरल इंपीरियलिज्म किया था। अशोक ने बुद्धिज्म मॉन्क्स भेजे, अपने बेटे को भेजा श्रीलंका में, चाइना में भेजा, मीन्स कि कनिष्क ने भी भेजा। तो मीन्स हमारे जो रूलर्स थे उन्होंने कल्चरल इंपीरियलिज्म की शुरुआत की थी, बट हमने कभी भी डोमिनेंट अपने आप को नहीं शो किया किसी भी नेशन में, और ना ही किसी नेशन को कॉलोनी बनाई। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया ने कभी किसी बाहरी देश पे अटैक नहीं किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द लेक्चर, दैट इज कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म की हिंदी होती है उपनिवेशवाद। In simple words, we can understand colonialism is a part of imperialism. Colonialism is the practical form of imperialism where mother country receives self-profit by exploiting the slave or ruling nation. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कोई भी नेशन किसी भी मदर नेशन का कॉलोनी तब बनता है जब वो पहले उस नेशन का इंपीरियल पार्ट हो। इट मीन्स पहले उसका इंपीरियलिज्म के थ्रू पहले उस पर कनकर किया जाता है, उस पर अटैक करके उसको जीता जाता है, और फिर उससे अपनी प्रॉफिट लेने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए वहाँ का एक्सप्लॉयटेशन होता है। इट मीन्स कि सर्विस ऑफ मदर कंट्री बाय एक्सप्लॉयटिंग स्लेव कंट्री। लुक एट दिस मैप, दिस इज द इंपीरियलिज्म ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर ने जिस जिस जगह पे अपना साम्राज्यवाद स्थापित किया, ये उन जगहों का मैप है। अगला मैप रोमन एम्पायर का है, और आप जानते हैं कि रोमन एम्पायर की शुरुआत इटली से होती है, लेकिन धीरे धीरे रोमन एम्पायर भी बहुत सारा लैंड जीतता जाता है, और ये भी एक इंपीरियलिज्म का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि हमको एंशिएंट इंपीरियलिज्म के बारे में बताते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। मिडिल एजेस में, मीन्स मिडिवल हिस्ट्री में, इंपीरियलिज्म की शुरुआत कैसे होती है।
तो यूरोप में इंपीरियलिज्म की शुरुआत के दो मेन कारण हैं। पहला है रेनेसां, जिसको पुनर्जागरण कहते हैं, और दूसरा है ओटोमन वॉर इन यूरोप। ओटोमन वॉर का रिजल्ट ये था कि टर्की ने उन रास्तों पर कैप्चर कर लिया था जो कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट करते थे, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। तो अब यूरोपियंस मजबूर थे, क्योंकि लैंड रूट तो ब्लॉक कर दिया गया था, तो अब सी रूट की हेल्प से वो इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए रास्ता खोजना उनकी मजबूरी हो गई थी। तो अब वो सी रूट की शुरुआत करेंगे, सी रूट खोजेंगे, और इंडिया का रास्ता खोजते खोजते उनको बहुत सारे नए कॉन्टिनेंट मिल जाएंगे, जैसे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। रेनेसां फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ यूरोपियंस के बीच एक सिविल वॉर की तरह था, जिसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो चर्च उभरकर सामने आए। कैथोलिक चर्च को मानने वाले लोग रूढ़िवादी थे, वो बाइबल को ही सत्य मानते थे और चर्च के पोप को भगवान मानते थे। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट चर्च के लोग थे वो लिबरल थे, वो मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करते थे, और उनकी वजह से बाद में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। आफ्टर रेनेसां मानवीय मूल्यों और मानवीय भावनाओं पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा और समाज में समानता की बात की जाने लगी। लोग बाइबल और पोप की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने की जगह अब रेशनल हो चुके थे, अर्थात तार्किक हो चुके थे, और अब वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर बिलीव करते थे। तो इस तरीके से यूरोपीय समाज के लोगों की सोच में परिवर्तन होने लगा था। आइए अब हम लोग कॉलोनिज्म की आइडियोलॉजी पर बात करते हैं। Only mother country has self-interest and colonial lands' duty is to serve their mother country. इसका मतलब कि केवल मदर कंट्री का ही सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स स्वहित होता है। गुलाम देश का अपना कोई स्वहित नहीं होता है, उसका हित केवल इतने में ही है कि वह अपनी सेवा से अपने मातृ देश अर्थात मदर कंट्री की हित की रक्षा करे। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको छोटे छोटे पार्ट्स में करके देखिएगा, क्योंकि एक ही बार में पूरा वीडियो बनाना मेरी खुद की मजबूरी है, नहीं तो टॉपिक्स आधे अधूरे रह जाएंगे, तो अलग अलग वीडियो देखने पे समझ में नहीं आएगा। अब हम मिडिल एज के इंपीरियलिज्म के फर्स्ट फेज की बात करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत होती है 1492 एडी से और खत्म होता है 1763 एडी पर। इस टाइम फेज में पुर्तगाल और स्पेन बहुत एक्टिव थे, तो उन्होंने सबसे पहले इंपीरियलिज्म की शुरुआत की मिडिल एजेस में। फिर इंग्लैंड, फ्रांस, डच मींस नीदरलैंड ने भी इनको ज्वाइन किया। क्रिश्चियन को एक वर्ल्ड रिलीजन के तौर पे एस्टैब्लिश करना, उसके लिए चर्च मिशनरीज भेजते थे जो कि किसी भी लैंड के नेटिव लोगों को क्रिश्चियंस में चेंज करते थे या कन्वर्ट करते थे। और इसी टाइम न्यू डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड मीन्स की नए नए देशों की और नए नए महाद्वीपों की खोज हुई, कॉन्टिनेंट्स की, कंट्रीज की, जैसे लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कैरेबियन आइलैंड एटसेट्रा। फिर इसी बीच एक 7 साल की लड़ाई होती है जिसको 7 ईयर वॉर कहते हैं, जिसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस ज़्यादा डोमिनेंट हो गए इस इंपीरियलिज्म की रेस में। आप इस मैप में देख सकते हैं कि 1550s के ही टाइम में इंपीरियलिज्म की शुरुआत स्पेन और पुर्तगाल ने कर दी है। लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको वाले एरिया को इन्होंने अपना इंपीरियल पार्ट बनाया है। दिस मैप शोज द ट्रेड रूट बिटवीन स्पेन, पुर्तगाल, अफ्रीका एंड अमेरिकन नेशंस। स्पेन और पुर्तगाल वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से स्लेव्स को ले जाते थे, उनको मैक्सिको, अमेरिका और लैटिन अमेरिका में छोड़ते थे, जहां पर उन स्लेव्स से प्लांटेशन करवाया जाता था। नाउ मूव टू सेकेंड वेव ऑफ इंपीरियलिज्म। By the mid of 17th century, यूरोपियंस एशिया और अफ्रीका में ट्रेड करते थे, लेकिन उनके सिर्फ ट्रेडिंग सेंटर थे, वहाँ पे कोई कॉलोनी नहीं थी। तो कॉलोनी बनती है न्यू इंपीरियलिज्म थियरी के बेस पे। ये
1750s के बाद में होता है और 18 सेंचुरी में ही होता है। तो जिसकी वजह से वो अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे लैंड को अपनी कॉलोनी बनाते हैं। जापान को एशिया का कॉलोनाइजर कहा जाता है क्योंकि उसने चाइना के चाइना के कुछ ही ईस्टर्न हिस्से पे अपना कब्जा कर लिया था। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ट्रेडिंग सेंटर्स हैं अफ्रीका के कोस्टल एरियाज में और इंडिया में और एशिया में, लेकिन कोई भी एक प्रॉपर सेटलमेंट नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर कॉलोनी है यूरोपियंस की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक द मेजर फॉर्म्स ऑफ कॉलोनिज्म। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कंट्रोल बाय पेरेंट कंट्री, एग्जाम्पल इंडिया, जैसा ब्रिटिशर्स इंडिया में करते थे। सेकंड है इनडायरेक्ट कंट्रोल बाय पेरेंट कंट्री बाय एस्टेब्लिशिंग अ प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट मीन्स कि उनको प्रोटेक्शन देने की बात करना। अब यहाँ पे इसके 3 फॉर्म हैं। फर्स्ट वन इज मिलिट्री इंपीरियलिज्म, इसका मतलब मिलिट्री के थ्रू प्रोटेक्शन देना, जैसा कि यूएसए इराक में करता आया है। सेकंड वन इज पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म, इसका एग्जाम्पल इंडिया है। इकोनॉमिकल इंपीरियलिज्म, इसका एग्जाम्पल चाइना है। बहुत से यूरोपियन नेशंस ने मिलकर चाइना को लूटा है। चाइना में फोर्सफुली ओपियम मीन्स अफीम की खेती करवाई गई है, जैसे कि इंडिया में इंडिगो प्लांटेशन करवाया गया था। तो चाइना को किसी भी यूरोपियन नेशन ने अपनी कॉलोनी तो नहीं बनाई, लेकिन उसमें इंपीरियलिज्म का ऐसा इफेक्ट डाला कि चाइना मजबूर था इकोनॉमिकल इंपीरियलिज्म का शिकार बनने के लिए यूरोपियन नेशंस का। आइए अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ इंपीरियलिज्म की। तो पहला मेन कारण है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं, तो रॉ मटेरियल्स के लिए इन्होंने दूसरे कंट्रीज को खोजा जहाँ पे रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हों। उन कंट्रीज को इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, वहाँ से ये रॉ मटेरियल्स उठाते थे, अपने नेशन में लाते थे और यहाँ से फाइनल गुड्स बनाकर ये फिर से सप्लाई कर देते थे। जब ये सप्लाई करेंगे अपने फाइनल गुड्स को, तो इनको एक मार्केट चाहिए थी। तो ये मार्केट भी वो कॉलोनियल नेशन होते थे जो कि इनका ही सामान खरीदते थे। इनकी प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। जस्ट एग्जांपल, जब स्टीम इंजन की खोज की गई उसके बाद रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ। यूरोपियन कंट्रीज में ही इतना ज़्यादा कंपटीशन था कि इनको नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी और इन्होंने धीरे धीरे खुद को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया कि ये धीरे धीरे यूरोप के सारे नेशन सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स आत्मसंतुष्टि की तरफ बढ़ने लगे। मीन्स कि वहाँ पे अब जब गरीबी ही नहीं रहेगी तो लोगों के अंदर संतुष्टि बहुत ज़्यादा होगी और ये आत्मसंतुष्टि की तरफ बढ़ने लगे। थर्ड पॉइंट है नेशनलिज्म। आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, यूरोप में नेशनलिस्ट की फीलिंग बहुत ही एक्सट्रीम थी, बहुत ही ज़्यादा उफनने लगी थी। लोगों में देश प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा आ गई थी और यही देश प्रेम की भावना बाद में हिंदुस्तान की आज़ादी में भी एक मेन रोल प्ले करता है। प्राइड ओवर रेस, कल्चर एंड लैंग्वेज, ये मेन कारण था नेशनलिस्ट फीलिंग की। फोर्थ है डिस्कवरी ऑफ न्यू रूट्स। तो इंडिया को खोजने के लिए जो स्पेन और पुर्तगाल के किंग थे उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी थी सेलर्स को, पर उन्होंने जो सेलर्स थे उन्होंने गलती से नए नए कॉन्टिनेंट खोज लिए। वो थी तो गलती ही, लेकिन अब इसको इंपीरियलिस्ट अप्रोचेस वाले हिस्टोरियंस अचीवमेंट में गिनते हैं कि ये डिस्कवरी थी, बट ये एक्सीडेंटली हुआ था क्योंकि इनका एम था इंडिया के लिए ग्रोथ इन यूरोप। यूरोप में बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक प्रमुख कारण थी कि कॉलोनाइजेशन उनके लिए जरूरी था, क्योंकि यूरोप के ही लोग फिर बाहर देशों में जाकर वहां बसकर एक नए सोसाइटी को डेवलप करते थे। फॉर एग्जाम्पल कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सम पार्ट ऑफ सदर्न अमेरिका, सम पार्ट ऑफ अफ्रीका एटसेट्रा। सिक्स्थ पॉइंट है एनार्की। यूरोपियन सोसाइटी में फ्यूडल सिस्टम था, उस फ्यूडल सिस्टम की वजह से वहाँ पर अराजकता फैली। अराजकता का रिजल्ट ये हुआ कि रेनेसा हुआ,
रेनेसा के होने की वजह से ही यूरोप में मिडिल एजेस में सारे के सारे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स आए और उसी रेनेसा की ही वजह से आगे इम्पीरियलिज्म भी हुआ, जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही इस पर बात कर ली थी। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म। पहले तो हम पॉजिटिव इफेक्ट की बात करेंगे। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जितने भी मॉडर्न चेंजेस आए वो सारे इम्पीरियलिज्म के बाद ही आए। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, मेडिकल केयर एंड सैनिटाइजेशन, न्यू फार्मिंग मेथड, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, जिसको हम रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। नाउ मूव टू नेगेटिव पॉइंट। तो जैसे पॉजिटिव पॉइंट भी इंपीरियलिज्म के बाद आए, वैसे ही बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी इंपीरियलिज्म के बाद आए, जैसे लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर कॉलोनियल नेशन, मींस जो भी गुलाम देश थे उनकी स्वतंत्रता छिन गई। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, बहुत ज्यादा शोषण हुआ संसाधनों का। लॉस ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, स्वदेशी उद्योगों को नष्ट कर दिया गया। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी भी बढ़ी। कैश क्रॉप इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप, एग्जाम्पल इंडिगो प्लांटेशन एंड ओपियम प्लांटेशन। खाद्यान्न वाले पदार्थों की जगह, खाद्यान्न वाले अनाजों की जगह पैसा कमाने वाले अनाजों को जो खाने में उपयोग नहीं हो सकते, उनकी खेती को बढ़ावा दिया गया, जैसे नील की खेती और अफीम की खेती। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर एंड प्रैक्टिसेस, परंपरागत संस्कृतियों को और उनकी प्रथाओं को भी रोक दिया गया या नष्ट कर दिया गया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद का बढ़ावा दिया जाना, जैसे काले और गोरे, इनको विभाजित कर दिया गया। इंडियंस को ब्राउन कह दिया गया, तो मीन्स जो वाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, उनको पवित्र माना गया और बाकी जो कलर्ड थे उनको अपवित्र माना गया। स्लेव ट्रेड्स एंड क्रूएलिटी ऑन स्लेव्स, गुलामों का व्यापार किया जाता था और उनको प्रताड़ित भी किया जाता था, जैसा कि आपने अमेरिका के प्लांटेशन के लिए देखा कि स्पेन और पुर्तगाल वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से गुलामों को बंधक बनाकर ले जाते थे। आइए वर्ल्ड मैप के थ्रू देखते हैं कि 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय दुनिया की कंडीशन कैसी थी। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को यूरोपियंस और अमेरिकन्स ने अपने अंडर में कर रखा था। यही वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले 1936 तक ब्रिटेन की कंडीशन थोड़ी अच्छी हो गई थी एज कंपेयर टू अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये पिक्चर मैंने इसीलिए यूज किया है ताकि आपको इंपीरियलिस्ट अप्रोच के हिस्टोरियंस की सोच को बता सकें। यहाँ पे रुयार्ड किपलिंग, जो कि द जंगल बुक के राइटर हैं, उन्होंने एक टैग लाइन दी है, वाइट मैन्स बर्डन, मतलब कि जो गोरा आदमी है उसके ऊपर दुनिया का बोझ है कि वो अनसिविलाइज्ड निग्रो, ब्लैक्स, ब्राउन इंडियंस, इन सब को लेके, आदिवासियों को लेके डेवलपमेंट के पहाड़ पर चढ़े, सिविलाइज्ड बनाए इन सबको। तो इट मीन्स इनका ये कहना है कि जो गोरे लोग हैं या जो यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, यही लोग सिविलाइज्ड हैं, बाकी सारे लोग भूखे नंगे असभ्य लोग हैं और इनको दुनिया में रहने के लिए पहले इनको सभ्य बनाना पड़ेगा। तो ये अप्रोच था इंपीरियलिस्ट अप्रोचर्स का दुनिया के प्रति। So let's know some of the examples of imperialist approach historians in the context of world. John Robert Silly, Kenneth Hancock, Charles Maclean Andrew, Jan Morris, etc. अभी तक हमने इंपीरियलिज्म की बात वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में की। 1498 में कलिकट के पोर्ट पर वास्को डी गामा पहुंचे और वो कामयाब रहे इंडिया और यूरोप के बीच समुद्री रास्ता खोजने के लिए। तो अब इंडिया में ट्रेडिंग सेंटर्स खोलने की होड़ मच गई।
सबसे पहले पुर्तगीज ने अपना ट्रेडिंग सेंटर खोला, फिर इंग्लैंड के लोग आए, ब्रिटिश आए, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए। तो ये एक सीक्वेंस है जिसको हम PEDF, जैसे PDF होता है तो PEDF के सीक्वेंस में एक ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि यूरोपियन ट्रेडर्स का इंडिया में आने का सीक्वेंस क्या था। तो वहां पे हमको ये यूजफुल होगा कि हम वहां पे बता सकते हैं आंसर। वास्को डी गामा का इंडिया आना और इंडिया से यूरोप जाना आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं, और इस मैप में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ट्रेडिंग सेंटर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूरोपियंस के द्वारा खोले गए। सो इट्स टाइम टू फोकस व्हाट imperialist approaches given the reason for the rule of Britain, that is accidental. According to Britain, during 18th century, India was politically unstable and in dark stage. यहाँ dark stage का क्या मतलब है? तो ये डार्क स्टेज के ही मतलब को समझाने के लिए इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए ब्रिटिशर्स ने, और इनका कहना था कि जो 18th सेंचुरी है, मतलब 1701 से लेके साल 1701 से लेके साल 1800 तक को 18th सेंचुरी कहते हैं, क्योंकि एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं। सो डार्क एज के क्या पॉइंट्स थे जो कि ब्रिटिशर्स ने हमें बताया? पहला था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, क्योंकि इंडिया का सबसे पावरफुल एम्पायर मुगल एम्पायर था, और वो औरंगजेब के डेथ के बाद जो कि 1707 में हुई, ऐसा कहा जाता है कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन करने लगी। तो पहला कारण ये हुआ। ब्रिटिशर्स का जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि जो छोटे छोटे रीजनल रूलर्स हैं, जो रीजनल लीडर्स या किंग्स हैं, वो नेशन में इनसिक्योरिटी और डिसबैलेंस का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, पॉलिटिकली अनस्टेबल कर रहे हैं नेशन को, आपस में ही लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जिससे कि देश को नुकसान होता है। और ऐसे में उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स के भी नाम गिनवाए, जैसे मराठा एम्पायर हो गया, सिख पंजाब वाला रीजन हो गया, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो गया, अवध, बंगाल, ये सारे पॉलिटिकली नेशन को अनस्टेबल कर रहे थे। तीसरा पॉइंट ये है कि सेंट्रल में जो मुगल थे और जो रीजनल थे, जो अभी हमने सारे नाम गिनाए, वो सब के सब कैसे राजा थे? निरंकुश राजा थे, और ये तानाशाह टाइप के थे। मीन्स ये डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, और इनके टाइम में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उस समय उन्होंने देखा इंडिया में डेमोक्रेसी की कमी है। इस वजह से इन्होंने बाकी भी कारण दिए, जैसे इंडिया इज अ वीक नेशन और इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि डिक्टेटरशिप है, इंडिया में अनसिविलाइज्ड लोग रहते हैं, अनसिविलाइज्ड नेशन है, और यहाँ के लोग बहुत ही गंवार हैं, इलिटरेट हैं, भूखे नंगे हैं। तो ये सारे कारण उन्होंने गिनाए ब्रिटिशर्स ने, और उन्होंने कहा कि हम भारत को एक शांति प्रिय देश बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, कानून की स्थापना करना चाहते हैं, जो कि सब के लिए समान कानून हो। तो इस तरीके से इन्होंने अपने रूल को जस्टिफाई किया। और ब्रिटिशर्स ने जो हिंदुस्तान में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की उनके बारे में भी बताया है, जैसे कि ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि अंग्रेजों ने भारत में आके यहाँ की भाषा, संस्कृति, रहन सहन आदि का अध्ययन किया। ब्रिटिश ब्रॉट यूनिटी इन इंडिया। जो भारत अलग अलग क्षेत्रीय राजा और संगठनों के हाथ में बंधा हुआ था, अंग्रेजों ने भारत को फिर से एक किया। थर्ड पॉइंट इज ब्रिटिश ब्रॉट रूल ऑफ लॉ टू इंडिया। अंग्रेजों ने निरंकुश भारत के राजाओं को पहले सत्ता से हटाया, फिर इस देश में कानून की व्यवस्था स्थापित की, जिससे कि सबको इक्वालिटी के साथ जस्टिस मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश ब्रॉट मॉडर्न एजुकेशन टू इंडिया, क्योंकि भारतीय असभ्य और अज्ञानी थे। ब्रिटिश ब्रॉट सिविलाइज्ड कल्चर टू इंडिया, क्योंकि इनके हिसाब से जो भारतीय थे वो भूखे और नंगे थे। ब्रिटिश ब्रॉट डेमोक्रेसी टू इंडिया, क्योंकि इनके हिसाब से इंडियन रूलर्स डिक्टेटर अर्थात तानाशाह की तरह बर्ताव करते थे। ब्रिटिश ब्रॉट साइंटिफिक प्लांटेशन इन इंडिया, जंगलों को काट के उनके हरे भरे पेड़ों को वहां से हटाकर नए तरीके के केवल एक ही तरीके का कोई एक पौधा लगाना,
जो कि कैश क्रॉप का पौधा हो, मीन्स उसका फर्नीचर बनता हो और दूसरे जहाज, बड़े बड़े जहाज, रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हों। तो इस काम के लिए अब जंगलों को काट के सफाई करके एक ही तरीके के पौधे लगा देना। जैसे मान लीजिए एक जंगल है, उसमें हर जगह आपको शीशम के पौधे लगा दिए जाएं और वो एक सीक्वेंस में हो, मतलब देखने में भी अच्छा लगे, सीधी लाइन में लगे हों सारे पौधे। तो ये साइंटिफिक प्लांटेशन कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े जंगलों को काट कर वहां पे साइंटिफिक प्लांटेशन किया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश ब्रॉट जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट टू इंडिया। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को सेनाओं में भर्ती किया प्लांटेशन के लिए। भारत के लोगों को गुलाम बनाकर अफ्रीका और आदि अमेरिकी देशों में लेके गए, जहां पर वो गुलाम अंग्रेजी सरकार को सेवाएं दिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड न्यू आर्टिलरीज, वेपन्स एंड मशीन्स टू इंडिया। अंग्रेज भारत में नए नए हथियार और मशीन लेकर आए। ब्रिटिशर्स ने और भी बहुत सारे रीजंस दिए कि उन्होंने इंडिया को क्यों अपने अंडर में लिया और उसमें क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस लाए। पर ब्रिटिशर्स ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई है, क्योंकि कॉलोनी का जो आइडियोलॉजी होता है उसके रूट में होता है एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि शोषण करना। और क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के ऊपर अपने रूल को सही ठहराते थे और उसके ऊपर उपकार दिखाते थे कि हमने आपके ऊपर रूल किया, अंग्रेजों का कहना था कि भारत पहले से ही दूसरे देशों का गुलाम बनता आया है और हमने इसको गुलाम ना बनाकर इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए। हमने शासन किया है और हमने रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया है इंडिया में, जिसकी मदद से इंडिया में इक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा, जात पात धर्म भेदभाव ये सब खत्म होंगे। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने अपने शासन को न्याय संगत स्थापित किया है। So let's move to example of some historians such as V.A. Smith, जेम्स विल्स, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत बड़ा रोल है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और इनको ही फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है। और इन्होंने ही 1872-73 के टाइम में हड़प्पा साइट का सबसे पहले एक्सकवेशन किया था। मैक्स मुलर इंडियन फिलॉसफी से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए थे कि उन्होंने एक अपने नाम का संस्कृत वर्जन निकाला, जिसको उन्होंने खुद कहा कि इनका संस्कृत में मतलब हो सकता है। मैक्स को इन्होंने मोक्ष बोला और मुलर को मूला बोला। मोक्ष मतलब जैसा आप जानते हैं मोक्ष पाना, और मूला का मतलब होता है जड़, मूल मतलब जड़। मैक्स मुलर ही वो फेमस हिस्टोरियन हैं जिन्होंने आर्यन का होम प्लेस सेंट्रल एशिया बताया था। जॉन मार्शल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज में। इन्होंने ही मदर गॉडेस का नाम बताया। इन्होंने बहुत सारे एक्सकेवेशन में अपने रोल को प्ले किया, जिससे कि आज हम हड़प्पन साइट्स की चर्चा करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम भी जॉन मार्शल ने ही कॉइंड किया था, मीन्स उन्होंने ही ये नाम दिया था। नेक्स्ट हिस्टोरियन इज जेम्स प्रिंसिप। और जेम्स प्रिंसिप वो हिस्टोरियन हैं जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को पढ़ा, जिसकी वजह से हम अशोक के बहुत सारे जो रॉक पिलर एडिक्ट्स हैं उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकी है। इनके अलावा भी बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, लेकिन ये कुछ आपको एक एग्जाम्पल के लिए हमने नाम बताए और ये कुछ बहुत ही फेमस हिस्टोरियंस रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। नेशनलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच की हम बात करेंगे। नेशनलिस्ट अप्रोच इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंपीरियल और कॉलोनिज्म अप्रोच। अपकमिंग लेक्चर में हम लोग नेशनलिज्म अप्रोच, उसके ओरिजिन, उसका इंडिया आना और इंडिया में आके इंडिपेंडेंस में कैसे उसने रोल प्ले किया, इस पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कैसे मार्क्सिस्ट अप्रोच कैसे कैपिटलिस्ट अप्रोच का बायकॉट करता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट अप्रोच या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी इंपीरियलिज्म का ही एक पार्ट है, जिसको कि मार्क्स
काउंटर करते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो नेशनलिस्ट हैं और जो मार्क्सिस्ट हैं, ये दोनों अप्रोच कैसे इंपीरियलिस्ट अप्रोच को काउंटर बैलेंस करते हैं। So in the last, let's discuss what we have studied in this lecture. First is we started from factors affecting imperialism. So the first point was Renaissance and the second was Ottoman War in Europe. Renaissance was the social awakening factor जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता आई, and Ottoman War was responsible for blocking the land route of India and Europe. Secondly, we discuss the introduction of imperialism and colonialism. Imperialism was mainly based on two factors, that is military approach and economic approach. मिलिट्री अप्रोच में आप देख सकते हैं जैसे पुर्तगाल या पुर्तगीज और स्पेन ने पहले सदर्न अमेरिका के कंट्रीज को जीता, जो कि मिलिट्री कैंपेन था। और आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं इकोनॉमिक कैंपेन में, जिसमें कि इंडिया में पहले इकोनॉमिक ट्रेडर्स आए और देन वो कंडीशंस का फायदा उठाकर रूल करना शुरू कर दिया। देन वी हैव डिस्कस्ड द इम्पैक्ट्स ऑफ इंपीरियलिज्म ऑन द वर्ल्ड, दैट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट and negative impact. And we have discussed a story of Rudyard Kipling and his statement, White Man's Burden. And in the last, we have discussed in detail what Orientalist historians said about the British rule in India, that is accidental, not intentional. They given a theory of dark age in 18th century of India when Mughal Empire was declining and regional power of India was rising, and they said it despotic and anarchy. And Britishers made all possible changes to make India a better nation to live by introducing rule of law. So here the topic ends. We have included all the possible points which are important to understand imperialism in world as well as in India. So stay tuned with us for further updates and lecture. Keep watching, keep supporting, like and share our lecture. Thank you very much for being with us.